Now I will like to invite our guest, Mr. Praveen Shivare. He is from Brahmangaon village in Nashik district and working in Meghalaya from last 11 years. I request my friends Rahul and Sejal to start the interview. Thank you. गुड इवनिंग प्रवीण सर। गुड इवनिंग। आज के हमारे इस शॉर्ट वर्चुअल मीट या वर्चुअल इंटरव्यू की शुरुआत करते हुए हम सबसे पहले आपके सेवा भारती और ज्ञान सेतु के साथ के जुड़ाव के बारे में जानना चाहेंगे। बिना किसी प्रोत्साहन के आपने इतनी दूर की जगहों पर काम करने का निर्णय लिया, तो इसकी मुख्य प्रेरणा क्या थी और शुरुआत कैसे हुई? आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। और बहुत अच्छा लग रहा है कि इसमें से बहुत चेहरे पहचान के हैं, कुछ चेहरे पहचान के नहीं है। और मुझे भी उस ज्ञान सेतु के उस समय के अनुभव और उस दिनों में आप लेकर गए, इसलिए आप सब लोगों को धन्यवाद। और मेघालय में काम करते समय हमने महसूस किया कि मेघालय के बाहर जो अन्य प्रांत है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, साउथ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया है, इसमें स्वाभाविक कुछ ऐसे अपने महापुरुष, कुछ क्रांतिकारक, कुछ फ्रीडम फाइटर ऐसे हो गए कि जिनके आधार पर हम सब लोगों को देश क्या है, देश के लिए जीना है, देश के लिए अच्छा काम करना है, ये मानसिकता हमें समझ में आती है। मगर मेघालय में जब मैं काम करने के लिए आया तो मैंने देखा कि यहाँ के लोगों को देश क्या है वही चीज पता नहीं है। और जो बातें इनको देश के बारे में जानकारी होनी चाहिए वही बातें उनको पता नहीं है, तो हम किस पद्धति से काम करेंगे। तो कुछ ऐसे बातचीत चलते समय, कुछ कार्यक्रमों के माध्यम से चलते समय, तो 2016-17 में पूर्वा दीदी ने अपने यहाँ के जो सुरेंद्र जी तालखेड़कर है, जो सेवा भारती के ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी है, उनसे संपर्क किया कि हमें ऐसे ऐसे एक्टिविटीज करनी है ज्ञान सेतु के माध्यम से, हम कर सकते हैं क्या। तो सुरेंद्र जी ने मेरा संपर्क पूर्वा दीदी से करके दिया। बीच में पूर्वा दीदी के बहुत सारे फोन और मैसेज, मगर मैं काम के व्यस्तता के कारण जल्दी उनको जवाब नहीं दे पाया। मगर मुझे पहली बार थोड़ी हिचकिच लग रही थी कि अरे इतने दूर से लोग आएंगे, हम एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं। मगर उस समय मैंने महसूस किया कि मेघालय में साइंस वर्कशॉप की एक्टिविटी के माध्यम से भी हम यहाँ के लोगों को देश के साथ जोड़ सकते हैं। और अभी जो प्रेजेंटेशन हम सब लोगों ने देखा, उससे एक बहुत आनंद होता है कि ये 3-4 वर्षों से ये जो प्रोजेक्ट अपना चल रहा है, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम बहुत सारे स्कूलों को तक जुड़े हैं। मेरे मन में जब पहले सवाल था कि हम ये कार्यक्रम सक्सेस कर पाएंगे कि नहीं, इतने दूर से जो बच्चे आएंगे उन बच्चों को हम ये कर पाएंगे कि नहीं, मतलब वो जो इतने दूर से इतना खर्चा करके अपना समय देकर आ रहे हैं, तो उनको अपना आनंद मिलेगा कि नहीं। मगर मैंने महसूस किया कि यहाँ की सेवा भारती भी इस एक्टिविटीज को अच्छी तरह से चला सकती है, इसका एक आत्मविश्वास भी आया है। और हमने देखा कि ज्ञान सेतु वर्कशॉप के बाद में हमने जहाँ जहाँ विजिट की, वो सब लोग बोलते थे कि हमें यहाँ बाबू बोलते हैं, तो सब स्टूडेंट और टीचर बोलते हैं बाबू, उन लोगों को यही घर दे देते, वो लोग यही रहने चाहिए। बहुत अच्छे सिखाते हैं, खेलने के माध्यम से साइंस सिखाते हैं, हमारे घर में आते हैं। और एक प्रकार का अपनापन जो है, आज एक घर में गया तो उसके एक स्टूडेंट थी, बोले भैया हमारी एक दोस्त है वो पुणे में रहती है, हमारी एक दोस्त है वो मुंबई में रहती है। तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेघालय के लोग कभी ऐसे अपने बाहर अन्य प्रांत के लोगों को भी अपना बोल सकते हैं। चेहरे भिन्न हैं, लैंग्वेज भिन्न है, इनके कपड़े पहनने की पद्धति हम सब लोगों ने वीडियो में देखा तो ये अलग है। मगर ज्ञान सेतु के माध्यम से इन सारे लोगों को, महाराष्ट्र के हो या अन्य प्रांत के हो और मेघालय, इनको एक साथ जोड़ने का जो उपक्रम संघ हो, सेवा भारती हो, कई वर्षों से जो कर रहा है, उसका एक बहुत आनंददायक ये कार्यक्रम ज्ञान सेतु में हमें मिला। इसलिए हमें लगा कि ज्ञान सेतु का कार्यक्रम, ये जो अपने वर्कशॉप होते हैं, इन वर्कशॉप के माध्यम से हम गांव-गांव तक पहुंच सकते हैं, अच्छे स्टूडेंट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं और उन स्टूडेंट को आगे जाकर बीएससी हो, एमएससी हो, साइंस में अपना अच्छा करियर करे और उनको इस माध्यम से प्रोत्साहन मिले। और हम इसमें देख रहे हैं कि जिन स्कूलों में अपना वर्कशॉप हुआ है, उनका रिजल्ट एकदम पॉजिटिव है। पहले हिचकिच करते थे सेवा भारती को जोड़ने के साथ, मगर साइंस वर्कशॉप के माध्यम से आज काफी एक प्रकार का आनंद देने वाले क्षण इस माध्यम से हमें मिल रहा है। ये कोरोना की स्थिति नहीं आती तो 2020 का
जो ज्ञान सेतु होता, इस ज्ञान सेतु के बारे में, क्योंकि इस वर्ष सेवा भारती को मेघालय में 25 साल पूरे हो गए। तो हम एक बड़ा कार्यक्रम का नियोजन किया था। उस नियोजन में एक बड़ा हिस्सा ज्ञान सेतु को मिलने वाला था, मगर फिर भी चलिए, अभी भगवान की जो इच्छा है, मगर आने वाले दिनों में हम सब लोग इस ज्ञान सेतु के कार्यक्रमों को और कैसे अधिक से अधिक संख्या में बढ़ाएंगे और इसके एक्टिविटीज को करेंगे। दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि प्रेरणा कहाँ से मिलती है, तो जब हम बचपन में संघ की शाखा में जाते थे तो बहुत सारे प्रश्न सबको पूछते थे, और उन पूछनों में कुछ लोग बोलते थे कि देखो, कुछ प्रश्नों के जवाब ऐसे नहीं मिलते, और कुछ प्रश्नों के जवाब ऐसे रहते हैं कि जिनको हम शब्द में व्यक्त नहीं कर सकते, उसको प्रत्यक्ष वहां जाकर अनुभव करना चाहिए। तो मेरा एमएसडब्ल्यू हुआ है, और एमएसडब्ल्यू होने के माध्यम से मुझे लगा कि ऐसे कुछ चीजें हैं कि जो चीजें हम कर सकते हैं। और 2009 में कुछ मेघालय के कार्यकर्ताओं के साथ परिचय हुआ, और उस परिचय के माध्यम से मेघालय में आने का सौभाग्य मिला। और यहाँ आने के बाद ऐसी इच्छा थी कि 1-1.5 वर्ष काम करेंगे, मगर यहाँ के लोगों के स्वभाव, यहाँ के लोगों का प्रेम और यहाँ के लोगों की जो स्वाभाविक मानसिकता है कि जैसे एक घर में गने जाने के बाद हमने चाय पिया, तो चाय आने के बाद में हमने देखा कि लाल चाय है और वो सामने रखी है, और उन्होंने बोला कि आप लीजिए सर, चाय पीजिए। तो मैं बोला चाय थोड़ी गर्म है, थोड़ा 1 मिनट रुक कर चाय पीते हैं। तो घर की जो महिला थी, जिनको हम यहाँ की कॉन्ग बोलते हैं, वो कॉन्ग थोड़ा ठंडा पानी लेकर आए और चाय में उन्होंने पानी डाला और बोला कि बाबू अभी चाय पीजिए, अभी ठंडा हो गया। तो इतने स्वाभाविक और इतने सामान्य स्वभाव के लोग यहाँ रहते हैं कि जिनके मन में कोई कपट नहीं है। ऐसे बहुत सारे अनुभव है कि जिन अनुभवों के कारण हम, मतलब व्यक्तिगत जो बाहर से आए हुए प्रचारक हो, पूर्णकालिक कार्यकर्ता है जो काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के प्रेम में एक माध्यम से जोड़ गए हैं। और यहाँ जाने की इच्छा कब होगी भगवान, वो बात अलग है, मगर आज वर्तमान में इस 10 वर्षों में काफी अच्छे अनुभव है, काम का रिजल्ट दिखाई दे रहा है, और यही प्रेरणा है कि भारत मेरा देश है और सारे भारतीय मेरे बंधु है। ये जो बचपन में हम बोलते थे, इसका प्रत्यक्ष अनुभव हम इस मेघालय में कर रहे हैं, और काम करते समय बहुत अधिक लोगों को अपने इस माध्यम से जोड़कर एक हर्ष हो रहा है कि जिसके लिए हम मेघालय में आए थे, उसका कुछ परसेंटों में काम हम सक्सेस कर रहे हैं। धन्यवाद प्रवीण जी। जैसा कि आपने बताया कि देश के नाम का ही वहाँ इतना आइडेंटिफिकेशन नहीं होता था। आई एम श्योर कि वहाँ और भी कोई स्थानीय समस्याएं होंगी जो आपको वहाँ जाने पर ध्यान आई। अभी के लिए हम आपसे 2 सबसे बड़ी समस्याएं जानना चाहेंगे जो आपने वहाँ नोटिस की, और फिर आपने उस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट किया और इसका लोकल रिस्पॉन्स कैसा था? उन्होंने इसे ठीक से रिसीव किया या कुछ और आपको एक्सपीरियंस आया? हम सब लोग ज्यादातर अभी जो कार्यक्रम में उपस्थित है महाराष्ट्र से है, और हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में जातियां रहती है। मगर जब वनवासी क्षेत्र में हम काम करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ ट्राइब्स रहती है। 180 से अधिक ट्राइब्स इस पूरे नॉर्थ ईस्ट में रहती है, और हर ट्राइब की लैंग्वेज अलग है, उनके कपड़े पहनने की पद्धति अलग है, उनके चेहरे का नक्शा अलग है, उनके घर का स्ट्रक्चर अलग है, खाने पीने की पद्धति अलग है, और रहना सहना भी अलग है। इस माध्यम से हम देखते हैं कि 1848 में जब ब्रिटिश लोगों ने चेरापूंजी को अपना कैपिटल बनाया, तो उन्होंने देखा कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ का कल्चर बहुत हाई लेवल का कल्चर है, और प्रत्यक्ष नेचर की पूजा करना, नेचर को अपना भाई के जैसे मानना, नेचर है तो हमें इस पद्धति की कंसेप्ट मानते थे। मगर यहाँ हम देखेंगे कि इतनी सारी साधन संपत्ति, कोयला की खदान है, पत्थरों है, माइनिंग जिसको बोलते हैं हम, लाइव वुड जिसको स्टोन बोलते हैं, लाइव स्टोन बोलते हैं, उस पद्धति का है। चावल के बहुत सारे प्रकार, जो चावल, लाल चावल, काले चावल, पीले चावल, नीले चावल, सब प्रकार के चावल की टाइप प्रकार हमें यहाँ दिखाई देते हैं। चाय के बगान है, एक छोर से खड़े रहकर हमें दूसरा छोर नहीं दिखाई देता है, इतने बड़े चाय के बगान हमें यहाँ दिखाई देते हैं। जड़ी बूटियां है, हिमालय का भाग होने के कारण आयुर्वेदिक यहाँ बहुत सक्रिय है और बहुत एक्टिवली काम यहाँ करता है। तो उन्होंने देखा कि अरे इतनी सारी साधन संपत्ति है, लोगों को हम आराम से इस साधन संपत्ति को अपना हिस्सा बना सकते हैं। और बाद में फिर उन्होंने शिलोंग को अपना कैपिटल बनाया, और ये ट्राइब्स में कितने झगड़े करा सकते हैं। जैसा आज हम देखेंगे मेघालय के बारे में, तो खासी और गारो के झगड़े सब दुनिया में और पूरे भारत में फेमस है, कि गारो लड़कों को खासी नहीं आती और खासी को गारो नहीं आता, और कम्युनिकेशन की लैंग्वेज एक नहीं होने के कारण इसमें झगड़े हो जाते हैं। नागा और कुकी के झगड़े हैं।
आदि और निशी के अरुणाचल प्रदेश में झगड़े हैं, कार्बी और आसामीज लोगों के झगड़े हैं, बोडो और आसामीज लोगों के झगड़े हैं, आसाम और मेघालय के ट्राइब्स के झगड़े हैं, मणिपुर और नागालैंड के ट्राइब्स के झगड़े हैं। इतने झगड़े हैं कि जिन झगड़ों के कारण हम इन सारे कार्यकर्ताओं को, लोगों को जोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि इन सारे लोगों को एक रखने का सूत्र जो इस देश की भूमि है, इस देश को अपना मानना है, इस सारे संस्कृति को अपना मानने का जो भाव है, ये भाव को ही ब्रिटिश लोगों ने यहाँ आघात किया था। और हमने देखा है कि इतने सालों में भी आज प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो झगड़े होते हैं, उस झगड़े का जो परिणाम निकलता है तो कई लोगों की हत्या उस झगड़ों में होती है। मगर जैसे जैसे अपने सेवा भारती संघ विविध क्षेत्रों का काम बढ़ता गया, उन समय हमने देखा कि एक स्टेज पर वनवासी कल्याण आश्रम के नाम के संगठनों ने पहली बार गुवाहाटी में ऐसे जगह पर जो अलग अलग वनवासी क्षेत्र ट्राइब्स के जो लोग हैं, लीडर है, उनको एक स्टेज पर लाया। अपने घर बनवाने की पद्धति क्या है, वो पूजा पद्धति क्या है, जब अपने घर में कुछ शुभ कार्य रहता है उसकी पद्धति क्या है, अपने घर में जब जन्म बच्चा लेता है तो उसकी पद्धति क्या है, ऐसे अलग अलग प्रकार की जो सारी एक्टिविटीज है, उन सारे एक्टिविटीज को एक साथ बैठकर एक दूसरे के संस्कृति का प्रदर्शन उन्होंने देखा और लोगों को समझ में आया कि हम सब लोग एक है। भारत मेरा घर की जैसे एक्टिविटीज है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सील टूर है, इन सारे माध्यमों से हमने जोड़ा कि ये सारे जो लोग हैं, ये अलग अलग ट्राइब्स नहीं है, हम सब लोग एक थे और एक से विविध बने हैं, विविधता से एक नहीं बने हम। जैसे घर में एक कढ़ाई में सब्जी बनती है और उस सब्जी को हम अपने घर के परिवार सदस्यों में बांटते हैं, यानी एक से विविध क्षेत्रों में जाना, वैसे एक समाज के विविध क्षेत्रों में जाने का अनुभव इन लोगों को ये अपने सारे एक्टिविटी से हुआ। और आज मैं बोल सकता हूँ कि नागालैंड का भी बहुत सारा झगड़ा आज अपने सारे कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार के सकारात्मक कार्यों से कम हुआ है। मेघालय के झगड़े कम हुए हैं। आज मेघालय के रात के 2 बजे 3 बजे भी हम आराम से प्रवास कर सकते हैं। इसका अनुभव प्रत्यक्ष हम सब लोग देख रहे हैं। अरुणाचल में सबसे ज्यादा ट्राइब्स होने के कारण वहाँ हिंदी की लैंग्वेज कॉमन स्टेट लैंग्वेज होने के कारण आज वहाँ के झगड़े कम। और ये एक जो बड़ी समस्या ट्राइब्स में झगड़े थे, आज हम उनको एक संस्कृति के आधार पर, एक देश के आधार पर हम सब लोग उनको साथ में लाने में आज सक्सेस है और आने वाले दिनों में इसके अच्छे परिणाम होने वाले हैं। दूसरी समस्या है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी यहाँ ब्लैक डे मान्यता थे। मैं 2013 में देखा कि शिलोंग में 15 अगस्त के दिन में सुबह 10 बजे 11-12 बजे तक कोई व्यक्ति रास्ते पर नहीं घूमता था। हमने देखा कि अरे मेघालय का पार्ट और ये पूरे नॉर्थ ईस्ट का भाग जो है, ये अपने भारत का भाग है और भारत में होने के कारण भी यहाँ के विविध जो प्रेशर ग्रुप है, उग्रवादी ऑर्गेनाइजेशन है, आप 15 अगस्त का फ्लैग होस्टिंग करेंगे तो हम पेट्रोल बम डाल के आपको जला देंगे, मार देंगे, आपको करेंगे, इस प्रकार की धमकियां न्यूज़पेपर में आती थी। मगर 2013 में अपने कुछ कार्यकर्ताओं ने हिम्मत की कि नहीं हम बाइक रैली करेंगे। 15 लोगों को इन्वाइट किया, 15 लोगों में से 15 अगस्त को सुबह 9 लोग पहुंचे बाइक लेकर और जहां से हम बाइक लेकर निकले और जहां पहुंचना था वहां केवल 3 बाइक पहुंची। मगर एक अनुभव आया कि हमने बाइक रैली किया है, हर गाड़ी को तिरंगा लगाया है। मगर 2014 और 2015 की बाइक रैली हमने इतनी सक्सेस की, उसका रिजल्ट 2016 में 350 से अधिक बाइक्स इस शिलोंग शहर में जाती थी। और शिलोंग शहर है एंटी नेशनल एक्टिविटीज का बहुत बड़ा सेंटर है। पूरे एशिया खंड में जितनी सारी एंटी नेशनल एक्टिविटी चलती है, उसके सारे सेंटर के हेडक्वार्टर जो है, ये सब शिलोंग से एक्टिविटी चलती है। उसमें ड्रग्स हो या इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो कुछ गड़बड़ियां करनी वो हो या घुसपैठ हो, इस प्रकार के सारे षड्यंत्र जो है कन्वर्जन का हो, इस सारे षड्यंत्र का सेंटर शिलोंग होने के कारण उस शिलोंग में बाइक रैली होने से एक बड़ा आनंद आया। और आज हम वर्तमान में देखते हैं कि सामान्य लोग अभी घर से निकल रहे हैं, अपने गाड़ी को तिरंगा लगाते हैं, छोटे लोकल खासी हो, गारो हो, जयंतिया हो, ये स्कूल के बच्चे भी अपने हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जय, भारत माता की जय, इस प्रकार के उद्घोष लगाते समय उस 2013 में हमने जो संकल्प लिया था, उसका कहीं ना कहीं हम देख रहे कि इसमें राष्ट्रीय भाव जागृत हो रहा है। इसलिए ये 2 समस्याएं मेरे दृष्टि से संघ कार्य और सेवा भारती और विविध कल्याण आश्रम क्षेत्र के माध्यम से इन सारे समस्या को हम दूर करने में सक्सेस हो रहे हैं। जरूर सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रयत्न से ये सारी समस्याएं दूर भी हो रही है। पर क्या ये सच है कि जो सुदूर क्षेत्र है, मेघालय के हो, कोई रिमोट एरियाज भी हो, अभी वो मुख्य भूमि से कुछ तरह से अलग रख दिए गए हैं?
कैसे हम उन्हें हमारे साथ समर्पित एक रूप कर सकते हैं और सामाजिक राजकीय तौर पर या राजकीय प्रक्रिया में उन्हें हमारे साथ एक रूप कर सकेंगे। मेघालय में वैसे तो हम देखेंगे कि स्कूल का स्ट्रक्चर, स्कूल की पढ़ाई और गांव-गांव में स्कूल मिशनरियों के कारण यहाँ शुरू हुआ है। एक प्लस पॉइंट ऐसा है कि यहाँ में जो वर्तमान में अभी जिनकी उम्र 30-35 के आसपास होगी, वो सब लोग स्कूल में पढ़े हुए हैं। जिनकी उम्र 50-60 अंदर होगी, ऐसे कुछ लोग होंगे कि जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है। मगर पूरे मेघालय को सामान्य भारत के साथ जोड़ने के लिए हम जितने प्रयत्न करते हैं, उसके 10 गुना प्रयत्न उनको दूर करने के लिए चलते हैं। छोटे-छोटे अनुभव है। यहाँ एक संस्कृत कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज शुरू हुआ और उस आयुर्वेदिक कॉलेज में बहुत सारी किताबों का रेफरेंसेस संस्कृत में होता है। तो यहाँ के प्रेशर ग्रुप ने वहाँ विरोध किया कि हम संस्कृत बोलने के बाद में हमारे बच्चे यहाँ हिंदू बन जाएँगे। इसलिए हम संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, इसलिए हमारे पास में आयुर्वेदिक कॉलेज नहीं चाहिए, हमें एलोपैथी का कॉलेज चाहिए कि जो केवल इंग्लिश में पढ़ा सकता है, सिखा सकता है। यहाँ ट्रेन आने वाली थी शिलांग में, यहाँ बर्निहाट करके जो सब लोग कार्यकर्ता मेघालय में आए, उनको बर्निहाट स्थान पता होगा कि जहाँ से मेघालय स्टार्ट होता है। तो बर्निहाट में मेघालय का काम चलते समय रात में प्रेशर ग्रुप यहाँ के कुछ एनजीओस ने जाना और उन सारे लेबर लोगों को मारना और आज 4 साल हो गए, उसे 4 सालों से उस ट्रेन का काम को रोकना और मेघालय में नहीं आने देना, क्योंकि ट्रेन यहाँ आ गई तो हम भारत का हिस्सा हो जाएंगे, भारत के लोग यहाँ आना शुरू हो जाएंगे और हम सब लोगों को यहाँ भारत के लोग कन्वर्ट कर देंगे। इस प्रकार के भाव आते हैं। एक दिन एक स्कूल में कुछ टीचर्स को मिलने के लिए गया था और मिलने के लिए जाने के बाद में हमने देखा कुछ छोटे बच्चे खेल रहे, तो मैंने ऐसे स्वाभाविक आज के बच्चे ज्यादा कार्टून देखते हैं, इसलिए मैंने उनको पूछा आप कार्टून देखते हैं, हिंदी देखते हैं, हिंदी बोल सकते हैं? तो उन बच्चों ने खासी लैंग्वेज में मुझे बोला कि ये हिंदी हमें बोलने के लिए नहीं बोला है, हमें हिंदी नहीं बोलना है, क्योंकि हम हिंदी बोलेंगे तो हिंदू हो जाएंगे। इस प्रकार की गलतफहमियां सारे लोगों के अंदर में डालने के बाद भी सोशल मीडिया का ज़माना है, इतने अन्य स्थानों पर ये सारी चीज़ें होने के बाद भी हम मुझे कुछ ऐसे 20-30% भाग मेघालय का है कि जहाँ तक भी अभी तक विकास हम पहुँचा नहीं रहे। मैं कल जिस क्षेत्र में गया था तो 230 किलोमीटर का अंतर है, मगर 230 किलोमीटर के लिए जाने के लिए हमें 10 से 12 घंटा लगे। ये जो स्थिति है कि मूलतः विकास क्या है, अपने लिए शैक्षणिक है, हेल्थ का है, कामगार का रोजगार है, इन प्रकार की स्थितियाँ गलतफहमी के कारण नहीं हो रही है। मगर अभी वर्तमान में केंद्र सरकार के जो प्रयास यहाँ वर्तमान में चल रहे हैं, वो अच्छे प्रयास है। उसमें अपने सारी संस्थाएँ भी लगी हुई है और जो वर्तमान में हम देखेंगे सेवा भारती के माध्यम से 3 से 4 हज़ार बच्चे आज वर्तमान कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में जो पढ़ाई कर रहे हैं और ये जो पढ़ाई कर वापस आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अभी नया-नया परिवर्तन हो रहा है। यहाँ एक व्हिस्लिंग विलेज है, कोंगथांग विलेज। उस कोंगथांग विलेज में अपने जो राकेश सिन्हा जी करके जो एमपी है, राज्यसभा के मेंबर है, उन्होंने अभी वो गाँव को गोद लिया है और गोद लेने के बाद में उस गाँव में पहली बार सड़क बनी है। गाँव के लोगों ने देखा कि सड़क कैसे रहती है। कुछ साल पहले हमने मोकरवाट और नोंगस्टेन के कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनकी उम्र 60 प्लस है। ऐसे महिलाओं को हमने पूछा कि कौन आपने ट्रेन देखा है? तो गुस्सा हो गई मेरे ऊपर। अरे हमने शिलांग ही नहीं देखा तो ट्रेन कहाँ से देखेंगे? तो शिलांग में कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत किया, फिर एक गाड़ी बुक की और वो ऐसे 17 महिलाओं को, माताओं को हमने शिलांग दिखाया, ट्रेन में बैठाया और वापस गए। उसमें से अभी कोरोना के समय में 2-3 महिलाओं का निधन हुआ, मगर जाते समय सुखद आनंद हुआ कि मरने से पहले हमने ट्रेन देखी। छोटे-छोटे अनुभव है, छोटे-छोटे चीज़ों में आनंद यहाँ के लोग ढूँढते हैं। मगर जो यहाँ के प्रेशर ग्रुप है जिनको भड़काया जाता है, राजनीतिक समस्या है कि जो अपने-अपने वोट बैंक के लिए इन सारे भोले-भाबड़े लोगों को अपने हाथ में रखने की कोशिश करते हैं। मगर हम देख रहे हैं कि जैसे-जैसे सोशल मीडिया, हिंदी सीरियल गाँव-गाँव में जा रही है, उस माध्यम से लोगों को समझ में आ रहा है कि ये जो पूरा देश है, ये बड़ा विशाल है। और ये यहाँ का जो गुजरात है, यहाँ का जो महाराष्ट्र है, दिल्ली है, तमिलनाडु है, केरला है, यहाँ की भी संस्कृति हमारी जैसी संस्कृति है और धीरे-धीरे ये सारे लोग अभी विकास को अपना रहे हैं। अच्छी सड़कें बनने के लिए तैयार हुई है। कुछ जगह पे प्रॉब्लम है, उस जगह पर सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर हो, उनको स्पेशल ड्यूटी लगाए कि हम उन सारे कार्यकर्ताओं को बताओ, समझाओ
लास्ट ईयर में हमने देखा 2019 में 112 लोकल जो खासी जयंतिया गारो है वो इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हुए हैं। 97 लोग बीएसएफ और सीआरपीएफ में सिलेक्ट हुए हैं। और आज वो जहां अन्य जगह पर ट्रेनिंग ले रहे, किसी का ट्रेनिंग समाप्त हो गया, सर्विस कर रहे, वो लोग जब गांव में आते हैं तो लोग बता रहे हैं कि देखो मुंबई कितना बड़ा शहर है, मुंबई का व्यक्ति लैपटॉप लेकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है, मगर आज मेघालय में देखेंगे तो मोबाइल का नेटवर्क मिलना भी बहुत मुश्किल है। मगर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे काल जा रहा है, सोशल मीडिया और टीवी और न्यूज़पेपर ये जैसे जैसे लोगों तक पहुंच रहा है, तो लोगों को निश्चित लग रहा है कि हमारे पास भी बड़े बिल्डिंग है, रस्ते, पानी की व्यवस्था, अच्छे हॉस्पिटल यहाँ होने चाहिए। और धीरे धीरे सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से भी हम सब कार्यकर्ता, यहाँ का प्रशासन उनको सहकार्य कर रहा है। 35% इलाकों में आज भी समस्या है, मगर आने वाले 5-6 साल के अंदर में इस समस्याओं को छुड़ाने के लिए भी जो रणनीति 5 वर्षों में बनी है, उस रणनीति के माध्यम से काम हो रहा है। धन्यवाद प्रवीण जी। अभी जो सारी समस्याएं आपने बताई, आई एम श्योर कि वहाँ का जो युवा वर्ग है, इसका सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट इस पर पड़ता होगा। और ये राजनीति का एक पुराना नियम भी रहा है कि किसी समाज को अगर आपने हानि पहुंचानी है तो युवाओं को आपने टारगेट करना है। अब मेरा सवाल आपसे इसमें यह है कि ज्ञान सेतु का एक इनोवेटिव अप्रोच है एजुकेशन को लेकर, तो कैसे स्थानीय युवाओं को उस डिस्ट्रैक्शन से इसकी तरफ आकर्षित किया जाए, और शिक्षा के अलावा लोकल समस्याएं और कौन सी हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है? मेघालय ऐसा राज्य है कि जिस राज्यों में बहुत पैसा डालकर, बहुत बड़ा नियोजन करके, बहुत स्ट्रेटेजी बना के काम करना चाहिए, ऐसा मुझे इस 10 वर्षों में नहीं लगा। क्योंकि लोग केवल प्रेम के भूखे हैं। जैसा भूखा आदमी हमने, जिसको भोजन नहीं मिलता है, ऐसे भूखे आदमी हमने घर में देखे कि अपना बच्चों को जब भूख लगता है कितने जोर से चिल्लाता है। मगर यहाँ के लोगों का मेरा अनुभव के माध्यम से कि प्रेम के भूखे, प्रेम है जो क्या कंसेप्ट है, भावना क्या है, बंधु भाव क्या है, इसके प्रेम के आधार पर इन लोगों को कभी अपने प्लेन एरिया के अन्य प्रांतों के लोगों से कभी प्रेम नहीं मिला, कभी अपनापन नहीं मिला। क्योंकि नाक अलग है, चेहरे अलग है, और यहाँ के लोगों के मन में रहता है, युवाओं में हमेशा एक भाव रहता है कि हम तो अपने इस देश को अपना मानते हैं, हम भी भारत माता की जय बोलते हैं, मगर भारत में रहने वाले लोग हमें अपना नहीं मानते हैं। इसका रीजन क्या है कि हमें चाइनीज बोलते हैं, हमें नेपालीज बोलते हैं, इस प्रकार के आधार पर हमें लोग ये चिल्लाते हैं। मगर यहाँ देखेंगे कि युवा पॉपुलेशन बहुत बड़ी संख्या में है। युवाओं को जोड़ने के लिए ज्ञान सेतु का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, क्योंकि मेघालय में साइंस और मैथ में जो हम क्वालिटी देखेंगे तो बहुत लो क्वालिटी के हैं। बहुत ऐसे कम बोटों पर गिनती करने जैसे स्कूल यहाँ है कि जहाँ साइंस टीचर अच्छे हैं। अन्य जगह पर जाएंगे तो 12वीं फेल, 10वीं फेल ऐसे टीचर भी यहाँ साइंस और मैथ पढ़ा रहे। मगर ज्ञान सेतु के आधार पर हमने देखा कि खेलने के माध्यम से हमने उनको साइंस दिखा रहे। उनको अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को अच्छी खासी नहीं आती है, कम्युनिकेशन नहीं है, मगर जो प्रेम का भाव है, उस प्रेम के भाव के आधार पर लोग जुड़ रहे। हम देख रहे हैं अभी ज्ञान सेतु का एक बड़ा कार्यक्रम नेक्स्ट 2020 में हमारे करने का था कि जिस जिस स्कूल में गए ऐसे 20-20 स्कूलों, 20-20 विद्यार्थियों को शिलोंग में लाकर एक साइंस बड़ा वर्कशॉप गैदरिंग हम कर सकते हैं कि साइंस भी एक माध्यम है कि जिन साइंस के माध्यम से युवाओं को देश के साथ जुड़ा सकते हैं, और इन युवाओं को अच्छी प्रेरणा देकर कलकत्ता हो, मुंबई हो, पुणे हो, ऐसे कुछ प्लानिंग से कुछ विद्यार्थियों को वहां पढ़ाया जाए, बीएससी करवाया जाए, एमएससी करवाया जाए, और वहां से करने के बाद वो यहाँ के स्कूलों में टीचर हो, कम सैलरी होगी चलेगी, मगर अपने गांव में वो पढ़ाए, वो टीचिंग करे, और उस माध्यम से यहाँ के लोगों को जोड़े। इस एक माध्यम से ज्ञान सेतु के एक्टिविटीज से हम इस एक्टिविटीज को और भव्य बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि युवा अपने इस एक्टिविटीज को जोड़ सकते हैं। दूसरी एक्टिविटीज हम कर सकते हैं कि यहाँ स्पोर्ट में बहुत है। किसी रात में सोए हुए बच्चे को बुखार है, उसको बोला और फुटबॉल खेलने के लिए चलो तो उसका बुखार निकल जाता है। ऐसे अनुभव हमने देखा है। राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय नेशनल गेम के रूप में यहाँ फुटबॉल वो लोग देखते हैं, और प्रचंड खेलने की मानसिकता, प्रचंड कैपेसिटी, 5 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा भी फुटबॉल खेल सकते हैं। सेवा भारती के माध्यम से यानी हमने यहाँ एसबीएम फुटबॉल फाउंडेशन करके ऐसा एक ग्रुप बनाया है, और उस माध्यम से हम 56 यहाँ फुटबॉल ग्रुप चलाते हैं। बहुत बड़ी संख्या में सेवा भारती के साथ युवक आ रहा है। तीसरा है कि मेडिकल और हेल्थ के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम करने के लिए, जैसे हमने देखा कि कोरोना के समय में यहाँ के गांव-गांव में वॉलंटियर लोग निकल रहे हैं, अपने गांव के लोगों को समझा रहे हैं।
इसे हेल्थ एक्टिविटीज के माध्यम से भी यहाँ के युवाओं को जोड़ सकते हैं। और तीसरा, हमने 2025 में टारगेट लिया है कि संघ को 100 इयर्स कंप्लीट हो रहे, तो यहाँ के सारे क्षेत्र में युवा नेतृत्व कैसे खड़ा हो सकता है, अच्छे राजनीतिक कैसे खड़े हो सकते हैं। इसलिए कुछ लोगों को हमने पुणे, मुंबई में, गुजरात में प्रत्यक्ष राजनीति व्यक्ति, नेता, एमएलए कैसे काम करते हैं, इसके लिए हम भेजने वाले हैं। हमने मुंबई में 5 लड़कों को मॉडलिंग के लिए रखा है कि वो रैप पे चले, कि कैसे मॉडलिंग करे, अपने शरीर को कैसे अच्छा बनाए, ब्यूटी कैसे रहे, एक्टिंग कैसे करे। तो 2025 में यहाँ के जो वो लड़के वापस आने के बाद में यहाँ के लोकल फ्रीडम फाइटर है, केंग नांगबा है, तीरो सिंह है, पातुगन संगमा है, इनके फिल्म बना के हम इनको हीरो प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस प्रकार के अच्छे राइटर कैसे बन सकते हैं, इसलिए छोटे छोटे बारों में किताबें लिखने के लिए अभी हमने शुरू किया है। मुझे निश्चित लग रहा है कि ये जो ज्ञान सेतु की एक्टिविटीज है, सेवा भारती की एक्टिविटीज है, 2025-26 में हम प्रत्यक्ष देखेंगे कि हर क्षेत्र में युवा कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रहा है। आज कुछ कमी अपनी ऐसी है कि जिस कमी के कारण अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, उनको जोड़ने के लिए अपने पास आज जो स्किल वाले जो कार्यकर्ता चाहिए, उनकी संख्या कम है। आज हम ये जूम मीटिंग पर काम कर रहे हैं, जिन्होंने भी ये जो प्रेजेंटेशन के वीडियो बनाए होंगे, टूरिज्म है, स्पोर्ट है, ज्ञान सेतु के, बहुत अच्छी क्वालिटी के उनका ज्ञान है, बहुत अच्छी तरह से मैनेजमेंट आज के जूम के मीटिंग का हुआ है। ऐसे मैनेजमेंट यहाँ के लोगों को सिखाना, यहाँ के लोगों को करना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने के लिए ज्ञान सेतु एक्टिविटीज ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए आने वाले दिनों में हमारे पास चैलेंज है कि हम इस एक्टिविटीज को और भव्य कैसे बड़ा स्वरूप दे सकते हैं, कैसे एक 50-60 लड़कों को हम ज्ञान सेतु के माध्यम से महाराष्ट्र में विजिट करवा सकते हैं। और आने वाले 5 सालों में हम एक 50, 100, 150 लड़कों का टारगेट लेंगे। 42 ब्लॉक मेघालय में है, इन 42 ब्लॉक में से 5 या 6 लोगों को सिलेक्ट करके हम अन्य क्षेत्र में इस एक्टिविटीज को जोड़ते हैं, तो युवा निश्चित, मैं आपको गारंटी देता हूँ, निश्चित युवा अपने साथ में खड़ा रहेगा। सारे उनके जो मन के समझ है, गैर समझ है, वो सब दूर हो जाएंगे और भारत के लिए, अपने संगठनों के लिए और ज्ञान प्रबोधिनी ज्ञान सेतु के लिए ये परिवार में ये यूथ खड़ा होगा। इसकी मुझे आने वाले दिनों में प्रत्यक्ष आशा दिख रही है और उसके उदाहरण भी दिख रहे हैं, उसके पल पल अनुभव भी महसूस मैं कर सकता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा। हम युवा को साथ लेके जरूर आज का जो सिनेरियो है मेघालय का उसे बदल सकते हैं और साथ ही मेघालय को डेवलपमेंट की भी बहुत जरूरत है। तो प्रवीण जी, आपके लिए आज के लिए ये एक आखिरी सवाल होगा। हम पर्यावरण संरक्षण के साथ ही मेघालय में विकास को कैसे बढ़ा सकते हैं? मेघालय में अभी हमने जो चर्चा और जो वीडियो देखे कि बहुत सुंदर मेघालय है, यानी मेघालय में जहाँ खड़े हो जाए वहां टूरिस्ट पॉइंट, व्यू पॉइंट हो जाता है। मेघालय में टूरिस्ट आने वाले गाड़ियों की हर बार समस्या ड्राइवर की रहती है कि आप बार बार गाड़ी रुकवाते हैं रास्ते में, क्योंकि उनको सेल्फी लेना रहता है। अरे बहुत अच्छा सीन आया, एक बहुत अच्छा पॉइंट है, हमें फोटो खींचना है। चेरापूंजी भी जाते समय 6 बार गाड़ी रास्ते पर रुकनी पड़ती है। इतना सुंदर के निसर्ग है, मगर हम सब लोगों ने महसूस किया है कि मेघालय में कोई इंडस्ट्री नहीं है। यूथ को काम करने के लिए, कमाई करने के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ गवर्नमेंट का नहीं है। तो लोग क्या काम करेंगे? तो यहाँ की लकड़ी को बेचना, बांग्लादेश में बेचना, फर्नीचर के लिए बेचना, इसलिए जंगल की कटाई चल रही है। यहाँ लाइमस्टोन है, पत्थर है, कोयला है, तो पहाड़ों को खोदा जा रहा है। एक पेनुरसुला, जो अभी टीम अपनी पेनुरसुला में ज्ञान सेतु के लिए गई थी, उन्होंने रास्ते में देखा होगा कि बड़े बड़े पहाड़ उन्होंने समाप्त कर दिए पत्थर निकाल के, क्योंकि पर्यावरण की जो चीजें हैं, ये चीजें हमारी है, ये प्रॉपर्टी हमारे है और ये प्रॉपर्टी हम कहीं भी बेच सकते हैं और पैसे इनकम कर सकते हैं। ये जो भाव आज के लोगों के मन में जो आ रहा है, ये अपने लिए आने वाले दिनों में बड़ा संकट के रूप में हो सकता है। इसलिए पर्यावरण के माध्यम से हमने बहुत जगह पर ऐसी एनजीओ का काम शुरू किया है कि ठीक है, हम पेड़ कटाई करना है, मगर उसके जगह पर 5 पेड़ हमें लगाना है। अब ये मार्च के एंडिंग में यहाँ बारिश शुरू हो जाती है, तो बहुत ऐसे गांव-गांव के ग्रुप उन्होंने शुरू किया है कि हम पर्यावरण को यहाँ बचाएं, नए-नए पेड़ लगाएं और पेड़ के माध्यम से यहाँ का जो पानी का स्तर नीचे जा रहा है, पोल्यूशन ज्यादा बढ़ रहा है, धूप ज्यादा बढ़ रही है, इसको कैसे दूर कर सकते हैं, इसके लिए प्रयत्न गवर्नमेंट के माध्यम से भी चल रहे हैं। दूसरा, हमने देखा कि यहाँ टूरिज्म, निसर्ग, इस विकास को जोड़ने के लिए यहाँ बहुत जगह पर ऐसी चीजें हैं, जैसे क्लीन विलेज है, वाटरफॉल्स है, डाउकी है। इन सारे जो टूरिस्ट पॉइंट है, इस टूरिस्ट पॉइंट के माध्यम से जब बाहर के लोग यहाँ आते हैं, उनको अच्छी सुविधा सुविधा के साथ साथ अच्छी प्रॉपर गाइडलाइन इनको यहाँ मिल जाएगी, तो विकास भी उस माध्यम से, पैसा यहाँ आएगा, बहुत सारे युवकों को हाथ में काम मिलेगा
और उस काम के माध्यम से लड़के जो गलत लाइन में जा रहे हैं वो भी दूर कर सकते हैं। अभी मेघालय में बहुत सारी ऐसी स्कीम आ रही है कि उस स्कीम के माध्यम से नेचर को कैसे बचा सकते हैं। बहुत सारी नॉनवेज का आहार यहाँ करने के कारण बहुत सारे प्राणियों की हत्या हुई है। मगर अभी गाँव-गाँव में लोग एक टीम बना के सीक्रेट फॉरेस्ट के नाम से बहुत ऐसा एक जगह है कि जिस जगह पर कोई भी व्यक्ति गाँव का व्यक्ति लकड़ी नहीं तोड़ सकता है। और अन्य जगह पर जहाँ-जहाँ पहाड़ की कटाई हो गई है, उस कटे हुए आधे पहाड़ को भी कैसे बचाया जा सकता है? कैसे उनको पेड़ उनको बचाया जा सकता है? इस प्रकार की रचना पर्यावरण को अभी प्रस्तुत की है। अपने सारे संगठनों के कार्यकर्ताओं की भी उसकी एक बड़ी बैठक हुई है। आने वाले दिनों में हम इन सारे लोगों में एक प्रकार का जागरूकता अभियान लाने में सक्सेस होने के प्रयत्न में हैं। मगर गवर्नमेंट जब तक यहाँ युवकों को अच्छा काम नहीं देती है, उनको रोजगार नहीं मिलता है, तब तक हम ये सारे नेचर के एक्टिविटीज़ को इनको बचाना एक बड़ा आह्वान अपने सामने आने वाले दिनों में है। फिर भी अपने कार्यकर्ता इस आह्वान को लेकर सक्षम हैं। उनको विश्वास है कि हम इसे निसर्ग के साथ-साथ जोड़कर, टूरिज़्म के साथ जोड़कर यहाँ के युवाओं को काम भी दे सकते हैं, पर्यावरण को भी बचा सकते हैं और मेघालय की जो आइडेंटिटी पूरे भारतवर्ष भर में है कि जो निसर्ग है, बारिश ज़्यादा गिरती है, सुंदरता है, बादलों का घर बोला जाता है। इस प्रकार के संक्षेप ये जो अपनी कल्पना है, इन कल्पनाओं को हमेशा के लिए फ्यूचर तक लेकर जाने की मानसिकता बनाए रखे, ऐसे प्रयत्न हम कर सकते हैं। आज में उपस्थित जो भी कार्यकर्ता आज इस ज़ूम मीटिंग पर उपस्थित है, हम सब लोगों को सोचने की ज़रूरत है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अपने जीवन में समाज में जो समस्या दिखाई दे रही है, उसमें से एक समस्या चुनो और उस समस्या को सॉल्व करने के लिए, उसका निवारण करने के लिए आप अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दो। मेघालय केवल वीडियो में देखना, केवल एक 5 दिन या 10 दिन के एक टूर करके अपना दायित्व पूरा करना, तो मुझे लगता है कि आज बैठक में उपस्थित सब साइंस के कार्यकर्ता साइंस विषय से जुड़े हुए हैं। मेघालय में आप सब कार्यकर्ताओं की बहुत आवश्यकता है। आज हम रहना और खाने की व्यवस्था कर सकते हैं, मगर आपका नॉलेज यहाँ हमें देते हैं। 1 वर्ष के लिए कोई पूर्णकालिक फुल टाइम वर्कर करने के लिए आते हैं, स्कूल की पढ़ाई करने के लिए यहाँ पढ़ाने के लिए आते हैं, तो हमें बहुत सहयोग मिलेगा। दूसरी बात है कि प्रत्यक्ष समय नहीं दे सकते मगर ऐसे कुछ है कि हम 10 स्कूल चुनकर अपने सारे माध्यम से साइंस लैब हम उपहार दे सकते हैं क्या? और उस साइंस लैब का एक 4 महीनों में 5 महीनों में जो साइंस टीचर है उसका वर्कशॉप उसको ट्रेनिंग शिलांग में हम दे सकते हैं क्या अपने माध्यम से? ये भी हम सब लोगों ने सोचना चाहिए। तो इस माध्यम से मेघालय के साथ ज्ञान सेतु और ज्ञान प्रबोधिनी को जोड़ना फ्यूचर में देखिए अभी भविष्य में मेरा कार्यक्षेत्र कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा, मेरे बाद में आने वाले प्रचारक फिर आपके साथ संपर्क करेंगे, सेवा भारती के कार्यकर्ता संपर्क करेंगे। मगर मुझे लगता है कि हम सब लोगों ने इस मेघालय की समस्या छुड़ाने के लिए थोड़े अधिक साइंस के माध्यम से प्रयत्न करते हैं। कुछ निर्णय लेते हैं कि मेघालय का ये जो समस्या है, ये जो भाग है, इसमें मैं काम कर सकता हूँ। मेरी उम्र आज 24 साल है, 25 साल है, मैं 1 साल आराम से यहाँ मेघालय में आकर रह सकता हूँ। मैं मेरे परिवार को समझा सकता हूँ और जब से कोरोना का प्रभाव कम हो जाएगा, तो मैं आप सब लोगों को आग्रह करूँगा कि आप आइए, प्रत्यक्ष मेघालय में काम करिए और मेघालय को समझिए और मेघालय को भारत के साथ जोड़ने के लिए जो अपने सारे संस्थाओं के प्रयत्न चल रहे हैं, उस प्रयत्नों में आप फूल नहीं, तो फूल की एक छोटी-सी कली जो रहती है, उसका प्रयत्न आप सब लोग करिए, ऐसा मुझे लगता है। आज अपनी इस सेवा आज के कार्यक्रम में सेवा भारती के 2 कार्यकर्ता जुड़े हैं। एक अपनी रोशनी सुब्बा जी है, जो अपनी इस सेवा भारती की सेक्रेटरी है और अभी अपने हॉस्टल से भोपाल से पढ़कर आए हुए इंजीनियर है, कंदर्प कोच, वो भी आज इस मीटिंग में उपस्थित है। आने वाले दिनों में ये 2 कार्यकर्ताओं के माध्यम से ज्ञान सेतु के संपर्क और एक्टिविटीज़ को कैसे बढ़ाया जा सकता है, हम सब लोग कार्यकर्ता देखेंगे और मेघालय के बारे में आज मैं बहुत इमोशनल हो रहा हूँ। कि मेघालय के बारे में इतने दूर में बैठे हुए लोग इतने प्रेम से और सचमुच मतलब ये भारत एक होने की दिशा में आ रहा है। भारत का उज्जवल भवितव्य हमारे सामने दिखाई दे रहा है। इसका एक सुखद आनंद लेकर एक जैसे मोबाइल चार्जिंग लगता है और चार्जिंग होने के बाद मोबाइल लॉन्ग टाइम तक काम करता है, वैसा आज ये जो कार्यक्रम है मेरे व्यक्तिगत पर्सनली चार्जिंग के लिए है। इसलिए आप सब लोग इस कार्यक्रम में जुड़े, मेघालय के बारे में जानकारी ली, आने वाले दिनों में अपने प्रत्यक्ष संबंध अच्छे होंगे, ऐसी अपेक्षा करते हुए आप सभी कार्यकर्ताओं को, अपने बंधुओं को, सबको नमस्कार और मेघालय में जो भाषा बोली जाती है,
सबको खुबलाई शिबुन।